नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग भाषा की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो इसके बिंदु पे चलते हैं। क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। तो पहला है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। मानव भाषा को समाज से ग्रहण करता है। मानव जो होता है वो भाषा को समाज से ग्रहण करता है। मानव बचपन से ही समाज में भाषा का अर्जन करता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सामाजिक होगा उसकी भाषा उतनी ही विकसित और समृद्ध होगी। समाज के बिना भाषा का अस्तित्व ही संभव नहीं है। दूसरी विशेषता है, भाषा एक पद्धति है। प्रत्येक भाषा की एक पद्धति होती है। यह पद्धति उसकी आंतरिक संरचना, अर्थ, वाक्य, रूप, शब्द तथा ध्वनि तत्वों पर टिकी रहती है, जिसके कारण भाषा रूपी ढांचे का निर्माण होता है। यह निर्माण एक व्यवस्था के तहत होता है। यह व्यवस्था ही उसका व्याकरण कहलाती है। इन्हीं व्याकरणिक नियमों के कारण हम कहते हैं कि वाक्य का कौन सा रूप शुद्ध या अशुद्ध है। जैसे राम जाता है, सीता जाता है। दूसरा वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उसके अंतर्गत लिंग अनुरूप भाषा नियम का अनुकरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार सभी भिन्न भिन्न भाषाओं की अपनी अपनी पद्धति होती है। तो दूसरा जो था अशुद्ध वाक्य, उसमें होगा सीता जाती है। तीसरी विशेषता है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। भाषा की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील रहती है क्योंकि हम किसी एक क्षण में जिस वाक्य का उच्चारण करते हैं, दूसरे ही क्षण समान वाक्य का उच्चारण पहले वाक्य से निश्चित रूप से भिन्न होगा। अपनी परिवर्तनशीलता रूपी गुण के कारण भाषा सदैव नूतन रहती है और उसमें स्थायित्व रहता है। इतिहास साक्षी है कि हिंदी भाषा भी परिवर्तनशीलता गुण के कारण ही वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत अपभ्रंश की यात्रा तय करते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। इसी प्रकार अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि विश्व की सभी विकसित भाषाएं अपने प्राचीन स्वरूप से निश्चित रूप से भिन्न हैं। समयानुसार विकसित समाज के साथ साथ नए शब्दों का समाविष्ट होना, पुराने शब्दों अर्थों का लोप हो जाना भाषाई विकास के चरण हैं। नवीन संकल्पनाओं के कारण नए नए परिभाषिक शब्दों की निर्माण प्रक्रिया सतत प्रवहमान रहती है। जैसे कृष्ण का किशुन, किसुन, किसन, कान्ह, कान्हा, कन्हैया विकसित शब्द इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं। इसी प्रक्रिया के कारण भाषा सदैव नूतन रूप धारण किए रहती है। भाषा वैज्ञानिक भाषा के इस परिवर्तन को उसका स्वाभाविक विकास मानते हैं। चौथा बिंदु है विशेषता कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है जो मानव ने अपने समाज, परिवेश व वातावरण से ग्रहण की है। यदि भारतीय पिता का लड़का अमेरिका में जाकर बस जाता है तो वह वहाँ की अंग्रेजी भाषा सहज रूप से अपने परिवेश के कारण शीघ्र ही अर्जित कर लेता है। कुछ वर्ष पूर्व मानव शिशु को भेड़िया जंगल में उठा कर ले गया था तो उस शिशु ने भेड़ियों की भाषा अर्जित कर ली थी। मानवीय भाषा वह विस्मृत कर चुका था। विद्वान पिता का बेटा जरूरी नहीं कि विद्वान ही हो। यदि वह असभ्य वातावरण में पलता है तो उसी के अनुकूल ज्ञान अर्जित करेगा। भाषा भी उसी के अनुरूप होगी। किसी भी भाषा भाषी परिवार को अगर दूसरे परिवेश वाले समाज में रहने दिया जाए तो वह वही भाषा सीखेगा। यदि किसी चीनी शिशु को भारतीय परिवेश में रखा जाए तो वह हिंदी ही सीखेगा, चीनी भाषा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। पांचवी विशेषता है, भाषा परंपरागत होती है। भाषा सदियों से चली आ रही है। इसे हमने उत्पन्न नहीं किया और ना ही हमने बनाया। हमने परंपरा व परिवेश से अर्जित की है। मानव जो भाषा सीखता है उसमें वह कुछ नया तो जोड़ सकता है परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। भाषा निरंतर प्रवाहमान सतत प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम अपने परिवार व सामाजिक दायरे में सीखते हैं। समाज जिस हिंदी भाषा का प्रयोग करता है आज हम उसे एक नए अंदाज में प्रयोग करते हैं जिसे मिश्रित हिंदी कहा जा सकता है।
यही संपर्क हिंदी है जिसे भाषा वैज्ञानिकों ने एस्पेरेंतो नाम से अभिहित किया है। ऐसी भाषा जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि मैं सुबह जब आ रहा था तो मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन पर सम पीपल अदर आदमियों को विट कर रहे थे। देन आई एम शॉक्ड। यह है आज की कृत्रिम भाषा यानी एस्पेरेंतो। आधुनिक समाज में इस प्रकार की भाषा धड़ल्ले से चल रही है, अर्थात भाषाई संरचना तो वही रहती है परंतु प्रयोग परिवेश के कारण परिवर्तित होता या हो जाता है। इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग ट्रेन में सफ़र करते समय एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रविष्ट होते ही हमें देखने को मिल जाता है। भाषा परंपरागत होते हुए भी परिवेश के अनुरूप नया रूप धारण कर लेती है। छठा विशेषता है भाषा एक अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। मानव सदैव भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा करता है। नवजात शिशु भाषा नहीं जानता परंतु अपने परिवेश में माता पिता दादा दादी भाई बहन को भाषा बोलते देख धीरे धीरे वह भी भाषा सीख जाता है। सबसे पहले शिशु प वर्ग जैसे कि प, फ, ब, भ, म ध्वनियों को उच्चरित करना सीखता है, क्योंकि प वर्ग ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं जो ओष्ठों को मिलाकर बोली जाती है। उच्चारण करने में सरल है। बच्चा भी ओष्ठों को मिलाता है तो पा पा मा मा बा बा ऐसे उच्चरित करता है। धीरे धीरे संपूर्ण भाषा सीखता चला जाता है। मानवीय मनोविज्ञान के आधार पर घर के सदस्य प्रसन्न होते हैं कि बच्चे ने बाबा अपने पहले बोला और पापा पहले बोला या मामा। जबकि सत्य यह है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ओष्ठ्य ध्वनियाँ अनुकरण करने में सरल है। इस अनुकरण की प्रक्रिया में ही भाषा किसी भी नवजात शिशु द्वारा सीखी जाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि भाषा बंदरों की भांति अनुकरण करके सीखी जाती है। सातवीं विशेषता है भाषा सहज तथा स्वाभाविक क्रिया है। प्रारंभिक चरण में मानव भाषा को एक निश्चित प्रयास के दौरान सीखता है जो स्वयं में सहज एवं स्वाभाविक क्रिया होती है। धीरे धीरे मानव उसी भाषा में सिद्धहस्तता हासिल कर लेता है। इसी प्रयास की प्रक्रिया के कारण वह एक ही नहीं कई भाषाएं सीख सकता है और विद्वता हासिल कर लेता है। इस सहज एवं स्वाभाविक क्रिया के अंतर्गत हम विविध ध्वनियों तथा शब्दों का आवश्यकता और इच्छा अनुरूप प्रयोग करने लगते हैं। आठवीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सभी की अपनी अपनी संरचना होती है, जिसका अध्ययन अर्थ, वाक्य पद, शब्द, ध्वनि स्तर पर किया जाता है। अंग्रेजी में यदि कर्ता, क्रिया, कर्म ये तीन चीज जैसे ही रीड बुक्स का अनुपालन किया जाता है तो हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया यह वह किताब पढ़ता है का पालन किया जाता है। इसमें है कि अंग्रेजी में ही जो है वो करता है, रीड, क्रिया, बुक्स, कर्म। तो हिंदी में वो हो जाता है वह करता ही रहता है, लेकिन किताब जो होता है अर्थात कर्म वो अंग्रेजी से पहले आ जाता है। जैसे कि कर्ता के बाद कर्म, जैसे वह किताब पढ़ता है, पढ़ता मतलब क्रिया अंत में हो जाता है, इसी का वो पालन करता है हिंदी में। संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भाषाएं श्लिष्ट योग्यात्मक थी, किंतु उनसे विकसित अंग्रेजी तथा हिंदी आदि आधुनिक भाषाएं वियोगात्मक हो गई है। दक्षिण अमेरिका की चेरोकी भाषा में जैसे नातेन वो क्या हो गया है लाओ, अमोखोल नाव, नीन ये हो गया हम। इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अपना थोड़ा थोड़ा अंश छोड़कर इस प्रकार मिलते हैं कि एक बड़ा सा शब्द बन जाता है। नाद्योलिनिन या हमारे पास नाव लाओ, यह संयोगात्मक भाषा है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक भाषाओं की अपनी विशिष्ट संरचना होती है जिसके अनुसार वह भाषा रूप ग्रहण करती है। नौवीं विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है।
पैतृक संपत्ति वह होती है जो पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र को उत्तराधिकार रूप में वंशानुगत प्राप्त होती रहती है। भाषा इस प्रकार पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय बच्चा विदेश में कहीं भी रहने के बावजूद हिंदी भाषा ही सीखता। जो भारतीय विदेशों के नागरिक बन जाते हैं उनकी भावी पीढ़ियां हिंदी बोलना नहीं सीख पाती है, क्योंकि उनका जिस भाषा का परिवेश होता है उसी प्रकार की भाषा, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, चाहे जर्मनीस आदि वह सीखता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए तो पुत्र इंग्लैंड छोड़कर भारत आ जाता है, या यूँ कहिए वहीं रहते हुए भी उसे अपना हिस्सा प्राप्त हो जाता है, परंतु भाषा इस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगली विशेषता है भाषा संयोगावस्था में से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा की एक विशेष उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि वह निरंतर संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है, जिसके कारण भाषा सरलीकृत रूप को प्राप्त करती है। संस्कृत संयोगात्मक थी, हिंदी भाषा वियोगात्मक है। जैसे संस्कृत और हिंदी में अंतर देखेंगे कि राम पठति सह गच्छति, अर्थात राम पठति मतलब होता है राम पढ़ता है, और सह गच्छति मतलब वह जाता है। संयोगात्मक भाषा में अर्थ तत्व और संबंध तत्व एक साथ जुड़ा रहता है। संयोगात्मक भाषा में अर्थ तत्व जो होता है और जो संबंध तत्व होता है एक साथ जुड़ा रहता है, जबकि वियोगात्मक भाषा में ये दोनों तत्व मिले रहते हैं। जैसे कि कुछ एक संस्कृत ले लेते हैं कि भावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति है। तो इसको हम लोग यदि हम हिंदी में करने के लिए जाएं तो वियोगात्मक में तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ये हिंदी है। संस्कृत की उपर्युक्त संयोगात्मक पद्धति धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से हिंदी की ओर अग्रसर होती हुई आज पूर्ण वियोगात्मक भाषा का रूप ले चुकी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा एक केंद्रीय धुरी है जो गोलाकार घूमती है, अर्थात वियोगात्मकता, संयोगात्मकता, वियोगात्मकता, संयोगात्मकता, फिर वियोगात्मकता के क्रम में चलती है। अगली विशेषता है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। समाज के विकास के साथ साथ भाषा की भी विकास होता है। प्रारंभ में भाषा में स्थूल वस्तुओं के द्योतक शब्दों का ही विकास हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे भाषा सूक्ष्म भावों से अभिव्यक्ति करने में भी सक्षम हो जाती है। विकसित समाज के अनुकूल या अनुरूप भाषा का रूप भी निखरता है। उसकी अनघड़ता एवं अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर प्रवाहित होती है। जैसे वर्तमान हिंदी पुरानी हिंदी की तुलना में अधिक सूक्ष्म व प्रौढ़ है, भावातिरेकों की अभिव्यंजना करने में अधिक सक्षम है। मानव पहले वस्तुओं का ज्ञान उनके स्थूल रूप में ग्रहण करता है, बाद में धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों का परिचय प्राप्त करता है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी स्थूल से सूक्ष्म अर्थात अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर होता है। अगली विशेषता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है। भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है, जिसका मुख्य कारण है कि कम प्रयास से ज़्यादा पाना, मुख्य सुख तथा प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति के कारण कर्म से काम, धर्म से धर्म, कृष्ण से किशन, उपाध्याय से ओझा, स्टेशन से टेशन, नवभारत टाइम्स से NBT, हिंदुस्तान टाइम्स से HT उच्चरित करने लगता है। इसी प्रकार बड़े समासों आदि के लिए भी हम छोटे प्रयोग करने लगते हैं। इसी सरलीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, अर्थात भाषा ऐसा प्रवाह है जो स्वभावतः कठिनाई से सरलतम प्रवृत्ति की ओर ही बढ़ती है। अगली विशेषता भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा सतत प्रवहमान प्रक्रिया है जो परिवर्तनशील है। भाषा का प्रवाह ठहरा हुआ तालाब नहीं है, अपितु सभी बाधाओं को पार करती हुई नदी का अविरल प्रवाह है, जो समय के साथ साथ पुराने प्रयोगों को छोड़ नए प्रयोगों को आत्मसात करती चलती है। इसी प्रकार भाषा कभी रुकती नहीं,
उसका विकास जो स्थिर होते ही वह मृत हो जाती है और मृत भाषा कभी विकास नहीं कर सकती। व्याकरण भाषा के जिस स्वरूप को अशुद्ध की संज्ञा प्रदान करते हैं, भाषा वैज्ञानिक उसे भाषा विकास कहते हैं। भाषा का यही जीवन है जो उसे जीवंत बनाए रखता है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भारत बहुभाषी देश है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सभी भिन्न भिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं भी हैं जिनकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। एक राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य की सीमा में दूसरी भाषा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 कोस पर पानी बदले, कोस कोस में वाणी। भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भारत की हिंदी भाषा में 5 खंडों में एक है पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी विभाजित किया गया है। उनकी सीमा अपने क्षेत्र में बहुतायत से है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। अगली विशेषता, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। ज्यों-ज्यों समय बीतता है, इतिहास बदलता है, भाषाएं भी बदलती है। प्रत्येक कालखंड की निज भाषा होती है। आदिकाल की भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश थी। उससे पूर्व वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत थी। मध्यकाल की भाषा ब्रज तथा अवधी थी। आधुनिक काल की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कोई भाषा कितने समय तक चलेगी इसकी कोई सीमा रेखा तय नहीं है। ज्यों-ज्यों साहित्य और इतिहास में परिवर्तन होगा, त्यों-त्यों भाषा सहज रूप से परिवर्तित होती जाती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा का मानव रूप होता है। प्रत्येक भाषा का अपना मानक रूप भी होता है जो सुशिक्षित व सभ्य समाज द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह मानक स्वरूप व्याकरण के नियमों का अनुसरण करता है। मानक भाषा लचीली तथा जीवंत होती है। समाज में समाचार पत्र, पत्रिकाओं की भाषा मानक कहलाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि ये सभी जो बिंदु हैं ये सब भाषा की परिभाषाओं के अंतर्गत आती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही रहा। आज के इस एपिसोड में अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।